क्या कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, उसका अंत इतनी भयानक हिंसा से कैसे हो सकता है? आज हम महात्मा गांधी की कहानी के इसी सबसे बड़े, कह सकते हैं, विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं, अंत से। हाँ, उस दिन से जब 3 गोलियों की आवाज ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि पूरी दुनिया में शांति की एक बहुत बड़ी उम्मीद को हिलाकर रख दिया। और गांधी की हत्या को समझने के लिए ना सबसे पहले उनके जीवन के मूल सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह सिर्फ कोई आंदोलन का तरीका नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी सोच थी, एक फलसफा था जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को उनकी अपनी ताकत का एहसास कराया था। और देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए लगा दी, उसी की मौत 3 गोलियों की जबरदस्त हिंसा से हुई। कितना अजीब लगता है ये सोचने में, है ना? तो इस कहानी के सेंटर में ना 2 बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराएं हैं, और इन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये 2 लोग। एक तरफ महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, और दूसरी तरफ नाथुराम गोडसे, एक हिंदू राष्ट्रवादी जिसने उनकी जान ली। तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये असल में विचारों का, आइडियोलॉजीज का टकराव था। लेकिन एक मिनट, क्या गांधी हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, एक छोटी सी घटना ने एक नौजवान वकील को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस एक ट्रेन यात्रा पर जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कोई आम ट्रेन यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा अपमान था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा सोच कर देखिए, आपके पास फर्स्ट क्लास का पक्का टिकट है, और फिर भी सिर्फ इसलिए कि आपकी चमड़ी का रंग अलग है, आपको चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया जाता है। ठीक यही हुआ था गांधी के साथ। लेकिन गांधी के लिए ना ये सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट, एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था। नहीं, उन्होंने इसमें रंग भेद की वो गहरी बीमारी देखी जो पूरे समाज में, मतलब जड़ों तक फैली हुई थी। और कहते हैं कि उसी ठंडी रात को उस अकेले स्टेशन पर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। उस एक अपमान से एक क्रांति ने जन्म लिया, एक ऐसे हथियार का जन्म हुआ जो पता है, गोलियों और तलवारों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था, सत्य बल। तो चलिए अब देखते हैं कि गांधी ने सत्याग्रह की इस यूनिक पावर को बनाया कैसे, डेवलप कैसे किया। सत्याग्रह, देखिए, इस शब्द में ही इसकी पूरी ताकत छिपी है। सत्य और आग्रह, मतलब सच पर डटे रहना, सच पर इतनी मजबूती से टिके रहना कि अन्याय को, गलत को झुकना ही पड़े। ये चुपचाप सब कुछ सहना नहीं था, बल्कि सच की ताकत से लड़ना था। और इसी को गांधी ने कहा सत्य बल या ट्रूथ फोर्स। और गांधी का तरीका ना बहुत सिस्टमैटिक था। ऐसा नहीं था कि बस जोश में कुछ कर दिया, नहीं, पहले उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, फिर उन्होंने ऐसी कम्युनिटीज बनाई, ऐसे आश्रम बनाए जहां इस सिद्धांत को सिखाया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके, और फिर जाकर उन्होंने इस सिद्धांत को नाइंसाफी के खिलाफ एक ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने इस हथियार, सत्याग्रह, को अच्छी तरह से तराशने के बाद गांधी भारत लौटने के लिए तैयार थे। लेकिन भारत में अपना काम शुरू करने से ठीक पहले उनके पॉलिटिकल गुरु ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा नदी की तरह पवित्र मानते थे। सोचिए कितना गहरा सम्मान रहा होगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि एक गहरा, आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन था। और ये गांधी के इन शब्दों में साफ झलकता भी है। तो गोखले की सलाह क्या थी? बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी। उन्होंने कहा, भारत के बारे में एक शब्द भी बोलने से पहले पूरा एक साल देश घूमो, लोगों को देखो, उनकी बात सुनो, उन्हें समझो। गोखले जानते थे कि असली भारत किताबों में नहीं, बल्कि उसकी गलियों में, उसके गांवों में बसता है। और इसी यात्रा ने गांधी को भारत की आत्मा से जोड़ा। और फिर वो वक्त आया जब गांधी ने भारत की आजादी के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। करो या मरो का गांधी के ये 3 शब्द, ये सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये एक अल्टीमेटम था। साफ साफ कह दिया गया था कि अब बातचीत का, समझौते का वक्त खत्म। अब या तो आजादी मिलेगी या फिर इस कोशिश में जान जाएगी, बस, और कोई रास्ता नहीं। और जानते हैं ये आंदोलन बाकी सबसे अलग क्यों था? क्योंकि ये किसी एक नेता के भरोसे नहीं था।
जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, आम लोगों ने, जी हां, आम लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। स्टूडेंट्स, किसान, महिलाएं, पूरा का पूरा देश उठ खड़ा हुआ। ये एक सच्चा पीपल्स रिवोल्ट था जो हर गली, हर शहर तक फैल गया। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार चुप तो नहीं बैठती। उन्होंने भी पूरी ताकत से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लाखों गिरफ्तारियां हुईं, पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दिया गया और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई गईं। ये दो ताकतों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी आजादी की जबरदस्त चाहत और दूसरी तरफ एक साम्राज्य जो अपनी पकड़ छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आखिर वो कौन सी सोच थी, कौन सी आइडियोलॉजी थी जो गांधी की शांति की आइडियोलॉजी से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि उसने उनकी जान ही ले ली? गोडसे के मुताबिक उसके कारण बिल्कुल साफ थे। वो हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों का सदस्य था और उसका मानना था कि गांधी मुसलमानों के पॉलिटिकल डिमांड्स का पक्ष ले रहे हैं। वो भारत के बंटवारे के लिए भी गांधी को ही जिम्मेदार ठहराता था। ये एक इतनी गहरी वैचारिक खाई थी जिसे उसने हिंसा से भरने की कोशिश की। और ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। गोडसे ने 1944 से मतलब कई सालों से गांधी की हत्या की कोशिशें की थीं जो कामयाब नहीं हो पाईं। इससे पता चलता है कि ये नफरत, ये इरादा उसके मन में कितने समय से पल रहा था, जो आखिरकार 30 जनवरी 1948 को उस भयानक अंजाम तक पहुंचा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान के विचार कुछ लोगों के लिए शांति की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएं और वहीं दूसरे लोगों के लिए इतनी गहरी नफरत की वजह कि वो उसकी जान तक ले लें। शायद गांधी की विरासत, उनकी लेगेसी इसी एक बड़े सवाल में, इसी पैराडॉक्स में हमेशा जिंदा रहेगी।